अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में विस्तृत रूप से परिचर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम निम्नलिखित बिंदुओं के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे, जिसके तहत हम सर्वप्रथम ये समझेंगे कि अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है और इन्हें अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। उसके बाद अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में से महत्वपूर्ण 4 ग्रंथों के बारे में हम परिचर्चा करेंगे, जिसमें पाणिनि की अष्टाध्यायी के बारे में परिचर्चा करेंगे, फिर मालविका गिन्नीमित्र के बारे में परिचर्चा करेंगे, फिर मार्ग संहिता के बारे में परिचर्चा करेंगे और फिर अंत में हम मुद्रा राक्षस के बारे में परिचर्चा करेंगे। आइए इस वीडियो लेक्चर के विभिन्न बिंदुओं को एक एक करके समझते हैं। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, इस वर्ग में जिन ग्रंथों का उल्लेख किया गया है उनके विषय में केवल इतना कहना होगा कि उनके लेखकों का उद्देश्य यद्यपि ऐतिहासिक घटनाओं का नहीं था, पर जिस मार्ग का अनुसरण करके ग्रंथ की रचना की गई या बुक लिखी गई या उनके द्वारा जो साहित्यिक कलाकृति की रचना की गई वह इतिहास के समानांतर ही है। अतः इन ग्रंथों में ऐतिहासिक घटनाओं का प्रतिबिंब आभासित होता है। इन अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में हम जैसे बता चुके हैं, पाणिनि की अष्टाध्यायी, मार्ग संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास का मालविका गिन्नीमित्र और विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस विशेष महत्व रखता है। वस्तुतः हम ये कह सकते हैं कि अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनके लेखकों का उद्देश्य इतिहास की परिचर्चा करना नहीं था, अपितु वह किसी विशिष्ट प्रकार की घटना को या विशिष्ट विषय के ऊपर अपने लेखन को लिखना चाहते थे। जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी वस्तुतः व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन इस ग्रंथ के अंदर या इन ग्रंथों के अंदर हमें विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हमें उदाहरण के रूप में या उन ग्रंथ के अंदर बताई जा रही बात को साबित करने के लिए लेखक ने समय समय पर या अलग अलग चैप्टर्स में दिया है। अतः अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ वे ग्रंथ है जो इतिहास की अपूर्ण जानकारियां या इतिहास की सीमित जानकारियां देते हैं अल्प मात्रा में अलग अलग जगह पर ग्रंथ में। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों के तहत सर्वप्रथम महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है पाणिनि की अष्टाध्यायी। यद्यपि जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक ग्रामर या व्याकरण के विषय को समझने के लिए लिखा गया ग्रंथ है, किंतु मौर्य पूर्व और मौर्यकालीन राजनीतिक अवस्था पर प्रचुर मात्रा में प्रकाश डालता है। इस ग्रंथ में कुछ व्याकरणों का उल्लेख किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके पूर्व भी संस्कृत के कुछ अन्य व्याकरण ग्रंथों की रचना हुई थी। वस्तुतः हमें पाणिनि के अष्टाध्यायी के माध्यम से मौर्यकालीन अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार आदि और परवर्ती शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इनसे संबंधित कुछ आख्यान उदाहरण भी मिलते हैं जो हमारे इतिहास रचना या इतिहास लेखन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में आते हैं। इसी तरीके से अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ के तहत मार्ग संहिता आती है। यह पुराण का एक भाग है। पुराण अर्थात कथाओं का संग्रह है। इसमें यवन अर्थात यूनानी आक्रमणों के उल्लेख के बारे में कहा गया है। इस ग्रंथ से या अन्य ग्रंथों के साक्ष्य लेकर हम प्रथम शताब्दी के लगभग या इसके आसपास भारत पर होने वाले यूनानी आक्रमणों के बारे में जानते हैं। तो जिन सिक्कों से या अभिलेखों के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि भारत पर प्रथम शताब्दी के आसपास विभिन्न प्रकार के यूनानियों शासकों का आक्रमण हुआ, उनकी परिपुष्टि ऐतिहासिक साधनों के रूप में या लिखित सामग्री के रूप में हमें मार्ग संहिता जैसे ग्रंथों से होती है, जो ये बताते हैं कि प्रथम शताब्दी के आसपास भारत पर यवनों का आक्रमण निश्चित रूप से हुआ। इसी क्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है पतंजलि का महाभाष्य। यद्यपि पाणिनि की अष्टाध्यायी विवादास्पद सिद्धांतों तथा कुछ अबोध्य गम्य नियमों को सुलझाने के अभिप्राय से पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, किंतु प्रसंगवश उदाहरणों व स्पष्टीकरणों में जिन उत्पादों का प्रयोग किया गया है उनसे प्रचुर मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। वस्तुतः पाणिनि की अष्टाध्यायी के विभिन्न प्रकार के जटिल नियमों और सिद्धांतों को सरल और
तात्कालिक समय की जरूरतों के हिसाब से भाषा में सुधार की दृष्टि से पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, लेकिन इस महाभाष्य के तहत उसने यह प्रयास किया या अनजाने में ही वह विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में परिचर्चा करता है, जैसे कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी हमें पतंजलि के महाभाष्य एवं पुष्यमित्र शुंग के समय विभिन्न प्रकार के किए जाने वाले अश्वमेघ यज्ञों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसी तरीके से मालविका अग्निमित्र एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मालविका और अग्निमित्र दोनों की प्रेम कहानी के बारे में महाकवि कालिदास, जिसे कवियों का कवि और भारतीय इतिहास का या भारत का लेखन कला में अत्यधिक निपुणता के कारण विलियम शेक्सपियर कहा जाता है, का प्रथम नाटक था मालविका अग्निमित्र। वस्तुतः यह एक साहित्यिक प्रवृत्ति का होते हुए भी ऐतिहासिक नाटक को अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की कोटि में रखा जा सकता है। इस नाटक से शुंग वंश और उसके परवर्ती राजवंशों की समकालीन राजनीति परिस्थितियों का बोध होता है, राजकुलों के आंतरिक जीवन का भी दर्पण है। वस्तुतः मालविका अग्निमित्र कालिदास की एक महानतम रचना है जो न केवल साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अपितु इस ग्रंथ से हमें तत्कालिक समाज की वेशभूषा, भाषा, उसके खान पान, रहन सहन, बोलचाल, सामाजिक जीवन में राजनीतिक घटनाओं का किस तरीके से महत्व है इत्यादि विषयों पर इतिहास को या इतिहास की रचना करने में हमें बहुत गंभीरता से बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती है। विशाख दत्त के द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है मुद्रा राक्षस। यह नाटक अपितु कह सकते हैं कि कल्पना या इमेजिन के आधार पर लिखा गया नाटक है, अपनी साहित्यता की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, पर चंद्रगुप्त मौर्य, उसके मंत्री चाणक्य तथा कुछ तत्कालिक राजाओं का उल्लेख करके यह इतिहास सुलझाने में बहुत योग देता है। संस्कृत साहित्य का संभवतः प्रथम जासूसी नाटक है, यद्यपि इसे ऐतिहासिक नाटक की संज्ञा दी गई है जो मौर्यकालीन भारत के इतिहास के ऊपर पर्याप्त प्रकाश डालता है। वस्तुतः मुद्रा राक्षस के तहत हमें उन विभिन्न घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है जिनके तहत विपक्ष के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों प्रति षड्यंत्रों के बारे में सूचना देता है। साथ ही यह ऐसा नाटक है जो लगभग नायिका विहीन है। अतः मुद्रा राक्षस अपनी साहित्यिक कृति के साथ साथ इतिहास रचना और विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य के काल के बारे में विस्तृत परिचर्चा के बारे में हमें बताता है। अतः हमने इस वीडियो लेक्चर के तहत ये समझने का प्रयास किया कि अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ क्या होते हैं, उन्हें अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। साथ ही हमने यह भी देखा कि अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों के तहत महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं, चाहे पाणिनि की अष्टाध्यायी हो या फिर पतंजलि का महाभाष्य हो। इसी प्रकार हमने विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस देखा, साथ ही हमने मार्ग संहिता को देखा, साथ ही हमने इसी क्रम में अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन किया। थैंक यू सो मच।